नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात अब यहां पर करेंगे चीनी की, जहां में देश में पिछले साल के उत्पादन अब तक यहां पर 18% की गिरावट देखने को मिली है। कैसे देखा जाए इन नंबर्स को, और क्या ये 18% की गिरावट के बाद रिपोर्ट कार्ड या जो बैलेंस शीट है चीनी की, उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? एथनॉल डाइवर्जन पे क्या इसका कोई असर रह सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्मा के डीजी दीपक बलानी हैं। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और जो इस्मा के लेटेस्ट नंबर्स आए हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 18% की गिरावट है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी थी। अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम ऑलमोस्ट नियर फाइनल नंबर्स हैं, कैसे रीड करते हैं आप इसे? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, जो कल तक का डेटा है उसके हिसाब से लगभग 256 लाख टन का शुगर प्रोडक्शन हो गया है इथेनॉल डाइवर्जन के बाद। और अभी भी लगभग 28 मिलें चल रही हैं, जिसमें से कि लगभग 16 मिलें यूपी में चल रही हैं। और इस 16 मिलों में लगभग 6 मिलें ऐसी हैं जो मई में भी जा सकती हैं। सिमिलरली तमिलनाडु में जो 10 मिलें चल रही हैं, उसमें से लगभग 5 या 6 मिलें मई में जा सकती हैं। तो और आपको पता है कि जो तमिलनाडु और कर्नाटका में एक स्पेशल सीजन होता है, जिसमें कि कुछ मिलें फिर से स्टार्ट होती हैं। उसमें लगभग 4 से 5 लाख टन का शुगर प्रोडक्शन होता है। तो अगर पूरी एनालिसिस कर ली जाए, तो जो हमारा पहले का प्रोजेक्शन था, जो हमने रिवाइज किया था 264 के, तो लगभग उसके आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। और जहाँ तक चीनी की स्टॉक की बात है, पहले जो हमने बताया, तो लगभग अगर हम लोग 264 के आसपास आते हैं तो लगभग 54 लाख टन का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इस सीजन का, जो कि काफ़ी पर्याप्त है। और इसमें लगभग इथेनॉल डाइवर्जन लगभग 35 लाख टन के आसपास की उम्मीद है। थोड़ा 34 भी हो सकता है, बट 34 से 35 लाख टन के आसपास के डाइवर्जन है। तो सीजन लगभग खत्म होता हुआ आया है और इंडस्ट्री में ऐसी कोई चिंता की विषय नहीं है चीनी की अवेलेबिलिटी को लेके। और जो हमारा पहले का भी अनुमान था, जिस मैंने आपसे पहले भी बात की थी, कंजम्पशन को लेके, जो हमने जो एक अनुमान लगाया था लगभग 6 महीने पहले, कि जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, तो लगभग 280 लाख टन के आसपास ही कंजम्पशन होगा। वो लगभग सही होता हुआ दिख रहा है। अगर अभी तक जो कोटा रिलीज देखें और जो सेल देखें उसके सामने, और जो डिमांड आ रही है, आपने देखा मार्च का जो कोटा रिलीज हुआ था, क्योंकि चीनी पूरी बिकी नहीं थी, तो सरकार ने लगभग 10 दिन का एक्सटेंशन दिया था। और अप्रैल में भी जहां तक खबर आ रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं की है, हालांकि गर्मी काफ़ी शुरू हो गई है। एक्सपेक्टेड था कि डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, उस हिसाब से कंजम्पशन नहीं बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। तो लगभग 280 लाख टन के आसपास ही पहुंचेंगे, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती है। तो वही लगभग 52 से 54 लाख टन पे आप क्लोज करेंगे। एक बहुत पर्याप्त चीनी है आपके पास, कोई तकलीफ नहीं है। ओके। तो जो जो चीज़ आप कहेंगे वर्कआउट कर रही है इस साल में, इवन एज प्रोडक्शन पिछले साल से कमज़ोर है, वो है कंजम्पशन एंड लोअर एथनॉल डाइवर्जन। देखिए, डाइवर्जन तो पहले उम्मीद थी कि लगभग 40 लाख टन होगा, बट दो चीज़ों से डाइवर्जन कम हुआ। एक तो केन अवेलेबिलिटी कम हुई, आपको पता है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ। और सेकेंडली, जो जूस इथेनॉल का और बी हैवी का जो प्राइस रिवीजन नहीं हुआ था, जिसकी इंडस्ट्री को बहुत उम्मीद थी, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस पे असर पड़ा है। तो ये दोनों फैक्टर हैं कि डाइवर्जन थोड़ा कम होता दिख रहा है। हम्म। दीपक जी, कंजम्पशन पिछले साल क्या था, और ये जो डिक्लाइन हमने इस साल आता हुआ देखा है, क्या क्या मेजर रीजन मानते हैं आप उसका? देखिए, पिछले साल 290 लाख टन के आसपास का कंजम्पशन था। उसमें दो फैक्टर्स ने काम किया था। एक तो इलेक्शन के महीनों में काफ़ी ज़्यादा कोटा रिलीज हुआ था, क्योंकि उस समय रिक्वायरमेंट चीनी की बढ़ जाती है, बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, उसमें चीनी की कीमत बढ़ती है। वो इस साल ऐसा सिचुएशन नहीं है। सेकेंडली, कुछ ऐसा सुनने में आया था कि भाई कुछ लीकेजेस हो रही हैं बॉर्डर पे, तो जो कि अब वो नहीं हो रही हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा डिमांड कम हुई है। और हम लोगों ने कई चर्चा इंस्टीट्यूशनल बायर से भी की है, जो लगभग 60 to 65% चीनी खरीदते हैं। तो ये पाया गया है कि जो सेक्टर का ग्रोथ है, कुछ एफएमसीजी सेक्टर का ग्रोथ है, वो थोड़ा फ्लैटेंड है। और उससे जो डिमांड चीनी की आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। तो ये तीनों फैक्टर को लेके ऐसा लग रहा है कि जो पिछले साल 290 था, इस बार लगभग 280 लाख टन के आसपास ही खपत होगी।
आई नो दीपक जी, अर्ली डेज टू से, और शायद नंबर्स यहाँ पर बहुत ही कम होंगे, लेकिन जिस तरह से खांडसरी, गुड़ एंड शहद और सिरप्स एंड डेट हनी, डेट सिरप्स, ये जो बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आने लगे हैं, स्टीविया वन ऑफ दैट, जो शुगर को यहाँ पर इन सम सेंस रिप्लेस करते हुए दिखते हैं। आप कहेंगे वो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन नेवरदलेस क्या उस सेगमेंट को आप देख रहे हैं? नहीं, उसमें अभी तो ये बहुत छोटा नंबर है, बट कुछ मैं बिना नाम लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं। तो हम लोग भी उसको स्टडी कर रहे हैं, और हम सरकार को भी और हेल्थ मिनिस्ट्री को भी इस बात की अवगत कराएंगे कि जो कुछ अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रिप्लेस कर रहे हैं बट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लॉन्ग टर्म में हेल्थ इफेक्ट्स हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल होना चाहिए। और लेकिन अभी फिलहाल इनका नंबर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, तो इस वजह से हम नहीं देख रहे हैं कि कंजम्पशन कम हो रहा है। बट ओवरऑल जो मैंने आपको 3 रीजन दिया है, उससे लगभग 280 लाख टन होते हुए दिख रहा है। बट आगे जाके हम और स्टडी कर रहे हैं, इसमें एक प्रॉपर स्टडी कर रही है कि कंजम्पशन पैटर्न क्या है, इंडिविजुअल सेक्टर्स का क्या ग्रोथ का एक्सपेक्टेड है, और पोटेंशियल कंजम्पशन आने वाले सालों में क्या होने वाला है। तो एक बार पूरी एनालिसिस करेंगे, फिर हम सरकार से भी इसकी चर्चा करेंगे। दीपक जी, दूसरा चीज़ ये है कि इस बार मानसून बेहतर माना जा रहा है। स्काईमेट, आईएमडी दोनों ने ही 104, 105 की यहाँ पर नंबर्स जताए हैं, जो नॉर्मल, अबव नॉर्मल मानसून जैसा है। नेक्स्ट सीजन के बारे में आप लगातार बताते रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्गर नंबर यहाँ पर नजर आता है। क्या वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेवर रहेगा? और अब अगले सीजन के लिहाज से जिस बड़ी क्रॉप या आउटपुट की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री का क्या प्लान है? देखिए, प्लांटिंग तो लगभग हो चुकी है। अब बारिश का भी आईएमडी का तो काफी पॉजिटिव फोरकास्ट है, बट ये एक बड़ा वेरिएबल मुद्दा है, क्योंकि पानी शुगर केन को तब चाहिए जब उसका ग्रैंड ग्रोथ पीरियड होता है। जब उस समय पर्याप्त पानी मिलता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी ईल्ड अच्छी होती है। तो ये देखना होगा कि मानसून जो है कब शुरू हो रहा है, कब पानी पड़ रहा है, कितनी धूप है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। बट जहाँ तक रिपोर्ट मैंने पहले भी बताया, जहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि जो प्लांटिंग महाराष्ट्र और कर्नाटका में स्पेसिफिकली हुई है, वो काफ़ी अच्छी हुई है। और ये हमें उम्मीद है कि अगला सीजन का प्रोडक्शन इस साल से काफ़ी बेहतर होगा। अब मैं अभी एग्जैक्ट फिगर हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है। हम लोग अपना प्रॉपर सैटेलाइट इमेजिंग और प्रॉपर डेटा कलेक्शन जून या जुलाई के महीने में करेंगे, तब एक हम अनुमान दे सकते हैं। बट आज एक लाइन ऑफ डायरेक्शन ये है कि उत्पादन अगले साल का, क्योंकि प्लांटिंग अच्छी हुई है, इस साल से काफी बेहतर हो सकता है। दीपक जी, जिस तरह का हमने ब्लेंडिंग नंबर्स आते हुए देखे हैं सरकार की तरफ से, ऑन द बुलिश साइड है, और आप लगातार 20 एंड 20 प्लस की यहाँ पर बात करते रहे हैं। जिस तरह का एक्सपेक्टेशन है शुगर एज अ सेक्टर को, पॉलिसीज़ को लेकर, काफ़ी सारे टू बी डिजायर्ड पॉइंट्स यहाँ पर अभी भी बाकी हैं, तो क्या कॉन्वर्सेशंस हैं? देखिए, आपको भी पता है कि इथेनॉल का रेट जो है 2 साल से रिवाइज नहीं हुआ है, और ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हमें लगा था कि जनवरी महीने में सरकार जरूर बढ़ाएगी, और कई लोगों ने रिपोर्ट भी किया था आपके मीडिया में से कि ये बढ़ सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जूस इथेनॉल का, बी हैवी इथेनॉल का रेट नहीं बढ़ा, जबकि लास्ट 2 साल में लगभग 11.5% हमारी इनपुट कॉस्ट, एफआरपी जो है, बढ़ चुकी है। बाकी कन्वर्जन कॉस्ट भी बढ़ गया है। तो 2 साल हो गए, और अब तो हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार एफआरपी बढ़ सकती है। तो इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आउटपुट कॉस्ट गवर्नमेंट जो रेगुलेट करती है उसको भी बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये इंटायर प्रोसेस जो है वो बिल्कुल अनवायबल हो जाएगा। तो जो लिंकेज की हम हमेशा बात करते हैं कि भाई जो लिंकेज होनी चाहिए एफआरपी और इथेनॉल रेट की, वो लानी बहुत आवश्यक है, अगर लॉन्ग टर्म में हमको इंडस्ट्री को वायबल रखना है। और आने वाले दिनों में इस पॉलिसी के ऊपर डिसाइड होगा कि अगले साल कितना डाइवर्जन हो सकता है शुगर से इथेनॉल की तरफ। फेयर पॉइंट। एक फाइनल सवाल प्राइसेस पे है। अगर हम इंटरनेशनल रॉ शुगर प्राइसेस के देखें, इस साल में अगर प्राइसेस देखें तो डबल डिजिट परसेंटेज डिक्लाइन वहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन मार्केट्स में इवन एज प्रोडक्शन कमज़ोर है, लेकिन कंजम्पशन भी पिछले साल से कम है। कैसे आप देखते हैं प्राइसेस आगे जाकर? देखिए, प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में हाल फिलहाल में काफ़ी नीचे आया है, और उसका रीज़न भी आपको पता है कि जो जो जियो पॉलिटिक्स में या टैरिफ की वजह से जो एक
प्रॉब्लम या एक इशू बना हुआ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सारे सेक्टर्स को हुआ है। उसमें शुगर भी एक सेक्टर है जिसको एक इफेक्ट हुआ है। डॉलर की वैल्यूएशन कम हो गई है, तो कई सारी इफेक्ट में इंटरनेशनल प्राइसेस अभी फिलहाल नीचे आए हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान इंडिया का है, देखिए हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस लगभग फर्म्ड है। यूपी लगभग 40 साढ़े 40 के ऊपर चल रहा है। 37 साढ़े 37 जो है वो लगभग महाराष्ट्र चल रहा है, जो लगभग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आसपास ही है। और हमें उम्मीद है कि ये रेट्स फर्म्ड अप रहेंगे इस सीजन में, और वायबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि दिसंबर जनवरी में हमारे इंडस्ट्री ने चीनी लगभग 32-33 महाराष्ट्र में बेचा है, जिससे काफी नुकसान हुआ था इंडस्ट्री को, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम था। तो आज मैं बोलूंगा कि फेयर प्राइस है, करेक्ट हुआ है, और ये उम्मीद है कि ये फर्म्ड अप रहेगा सीजन के एंड तक। फेयर पॉइंट। दीपक जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीनी और एथेनॉल पर चर्चा भी करने के लिए। तो क्लियरली नंबर्स ऑन ऑन अ सेफर साइड हैं, कंफर्ट लेवल पे हैं, जैसे दीपक जी हमें बता रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन अगले साल की चीनी ज़्यादा बेहतर नजर आती है, तो क्लियरली एक बैलेंस यहाँ पर बनता हुआ। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सोना ऑल टाइम हाइज पर है, क्या करना चाहिए आपको बताएंगे। वेल, गोल्ड प्राइसेस क्या आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाइस पे हमने आज कारोबार होता हुआ देखा है। $3400 अनाउंस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में छुआ है और 96,800 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखे हैं, जो कि ऑल टाइम हाइज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1.5% की तेजी है, 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ फिलहाल MCX पे कारोबार है। और स्पॉट मार्केट्स में ये प्राइसेस और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर GST और मेकिंग चार्ज लगना है। तो क्लियरली लाख रुपए का सोना फिलहाल यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स में। इंटरनेशनल प्राइसेस भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, जहां पर सोने और चांदी में आज यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार है। आप देख सकते हैं 3392 के आसपास के लेवल्स, 2% की तेजी यहाँ पर है। 3400 का हाई हमने आज यहाँ पर बनता हुआ देखा है। हमारे साथ कार्यक्रम में अब chartandtrade.com के विकास हैं और साथ ही साथ SMC कॉमट्रेड से वंदना भारती हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। वंदना, कैसे देखती हैं करंट गोल्ड के लेवल्स और यहाँ से खरीदें बेचें क्या करें? मनीषा, मैंने रेफर करा था, ऑप्शंस को ही मेंशन किया था यहाँ पे, तो 3500 तक मुझे लग रहा है कि अभी चांसेस है यहाँ पे जाने की। और जिस तरीके से ट्रेजरी में यहाँ पे एक फॉल है, एक अपसाइड आ रहा था, और डॉलर इंडेक्स में फॉल है, और डॉलर इंडेक्स मुझे लग रहा है कि अब 96.5 की तरफ भी यहाँ पे जा सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अभी भी जो अपसाइड पोटेंशियल है वो बना हुआ है। रैली ऑलमोस्ट 3400 की तो यहाँ पे हम लोगों ने आते हुए देखी है। $100 मुझे लग रहा है कि यहाँ से सोना और चढ़ सकता है। हमारे मार्केट में मुझे लग रहा है कि जो INR ने 88 से 85 का जो ये सफर किया, इसकी वजह से लिमिटेड अपसाइड हम लोगों ने आता हुआ देखा है। और यहाँ के मार्केट में मुझे लग रहा है कि 98,000 98,200 तक के जो लेवल्स हैं उसको आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम हम यहाँ पर देख चुके हैं, वंदना, खरीदारी की राय देंगी इन लेवल्स पे? मुझे यहाँ पे खरीदारी की राय देने, मतलब मेरा मन नहीं हो रहा है यहाँ पे कि मैं दूं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बन रहा है। एक दिन में हम $64 का एक अपसाइड देखते हैं, और हमारे यहाँ गैप अप ओपनिंग होती है 1500 का, 1300 का। तो मेरे ख्याल से ये मार्केट अभी ट्रेडर्स फ्रेंडली मार्केट नहीं है, मैं ये कहूंगी। थोड़ा सा करेक्शन, अब मुझे लग रहा है कि 3400 के बाद एक करेक्शन आता है, तब यहाँ पे बाई करनी चाहिए। और हम यहाँ पे टॉप को नहीं बता सकते अभी भी कि यहाँ से टॉप बन चुका है और वहां से करेक्शन आना शुरू होगा। तो अभी फिलहाल ट्रेंड के साथ ही चलना है, लेकिन एक करेक्शन पे बाय करें वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। विकास, आप क्या कहेंगे? खरीदना नहीं चाहिए क्या, शॉर्ट करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज प्राइसेस अभी भी किस तरफ भी जा सकते हैं? जी मैम, गुड इवनिंग। देखिए मैम, एक गोल्ड अनचार्टेड अनचार्टेड टेरिटरी पे है। एंड जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी बात किया था कि बाई ऑन डिप की रणनीति रहेगी गोल्ड पे। 2 दिन 3 दिन का छोटा डिप आता है, बट गैप अप करके ये वापस नए हाइस की तरफ बढ़ जाता है। तो मेरे को लगता है कि एमसीएक्स में 94,500 से 95,000 जो है एक इम्पोर्टेंट बेस है। कॉमेक्स में $3,400 तक आया है, बट अभी भी रूम हाई है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स देख रहा हूँ कि वीकली चार्ट पे 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे गया, तो थोड़ा सा और गिरने का रूम है 97 से लेकर $96 तक। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा और यहाँ पे सेफ हेवन गोल्ड को और बाई दिखता है। कॉमेक्स में 3480 से लेके 3500 तक का एक जगह अभी भी दिख रहा है, तो बाई ऑन डिप्स रखना चाहिए। मेरे को लगता है कि 95,500 95,000 के करीब मिलता है, तो डिप्स के इस्तेमाल करिए बाई के लिए। 94,000 के ऊपर जब तक गोल्ड है,
हायर एंड पे जो इसके जो एस्केलेटेड टारगेट्स दिख रहे हैं 97,800 एंड 98,700 तक के टारगेट्स टेक्निकल चार्ट्स पे देखने मिल रहे हैं। हम्म बात अब यहाँ पर चांदी की करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है और आज के दिन में सोने के साथ साथ चांदी में भी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन चांदी लैग बिहाइंड कर रही है। वंदना, अगर पिछले 12 महीने में देखा जाए तो सोने ने 45% जैसे रिटर्न्स दिए हैं और चांदी ने 15 भी नहीं। क्या इन लेवल्स पे चांदी खरीदना बेहतर है क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि रैली अब यहाँ पे चांदी में आनी चाहिए और उसका रीजन है, अब ट्रेड वॉर में यहाँ पे बात हो रही है और जैसे कुछ पॉजिटिव यहाँ पे बात निकल के आती है खास करके यूएस और चाइना में, तो मुझे लग रहा है कि चांदी तैयार है यहाँ पे चलने के लिए और वहीं से हम सोना में करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। $33 तो मुझे इमीडिएट लगता है कि चांदी यहाँ पे आएगी, लेकिन ये कमोडिटी है जिसका गोल्ड सिल्वर रेशियो देखा जाए 103:1 आ गया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि चांदी में बेहतर खरीदारी का अवसर है। 95,950 के करीब अभी मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। जो टारगेट होगा वो 96,500 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 95,500। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि गोल्ड की रैली 3500 3600 यहाँ पे आके रुकेगी और चांदी में मुझे लग रहा है जो पोटेंशियल है इस बार ये $39 से $40 का अब यहाँ पे बनने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा भी पॉजिटिव अगर टैरिफ टॉक होता है तो चांदी यहाँ से शाइन करेगा और ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे बेस मेटल में वो रिएक्शंस आते हुए देखना शुरू कर दिया है। वेल एब्सोल्युटली। विकास, आप कैसे देखते हैं बेस मेटल्स को यहाँ पर, क्योंकि कॉपर में कुछ हाल यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है, बाकी मेटल्स में थोड़ा सा सपाट कारोबार, लेकिन जिस तरह का हल्का सा ब्लिप यहाँ पर है जहाँ पर आज हमने मेटल इन द इक्विटी मार्केट्स को भी अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ देखा, कैसे देखते हैं करंट लेवल्स? हाँ जी मैम, जैसे लास्ट इंस्टेंस से लग रहा था कि बेस मेटल पे कुछ बाइंग के रुझान लग रहे थे। लग रहा था कि ये टैरिफ वॉर में जैसे भी नेगोशिएशन होगा तो बेस मेटल में कुछ हाल देखने मिलेगा। कॉपर वह अभी भी टॉप पिक के तरफ पे चल रहा है। मेरे को लगता है कि कॉपर में 838 एंड 840 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कोई भी डीप आता है तो 835 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कॉपर में बाइंग रखना चाहिए। 888 और 920 के लेवल्स कॉपर में आने वाले कुछ सप्ताह में देखने मिल सकते हैं। जी मैम। वंदना, आप कैसे देखती हैं ओवरऑल मेटल्स एज अ स्पेस को, और आपको भी लगता है तेजी के साथ यानी कि खरीदारी के साथ काम किया जा सकता है? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अब बेस मेटल में थोड़ा सा जो अपसाइड मूव है, बहुत क्विक मूव तो यहाँ पे नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ पे कॉपर में ही मुझे लग रहा है कि ये काउंटर सबसे स्ट्रांग है। 852 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 858 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 849 का होगा। साथ में मुझे जिंक पे भी लग रहा है कि जिंक में एक बढ़त आता हुआ हम देख सकते हैं, तो 249 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 251 का टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 248 का। मुझे एल्यूमिनियम में लग रहा है कि एल्यूमिनियम की जो अपसाइड स्पीड है वो थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल में फॉल है और एल्यूमिनियम क्रूड ऑयल के साथ काफी स्ट्रांगली चलता है। विकास, हम वंदना से जब पहले बात करते तो उन्होंने कहा कि 96 पॉइंट समथिंग तक भी यहाँ पर डॉलर इंडेक्स फिसल सकता है, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? हाँ जी मैम, वीकली चार्ट में 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो लग रहा है मेरे को भी, मैं उनके राय से इत्तेफाक रखूंगा कि 96 से लेकर $97 तक डॉलर इंडेक्स आ सकता है। और फिर इंडियन रुपी कैसे देखते हैं फिर आप? मैम, कंसोलिडेशन का जोन लगता है इंडियन रुपी पे। ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसी रेंज बाउंड पे 1 से 2% ऊपर और नीचे के बीच में कारोबार करता रहेगा। 84.30 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसको भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऊपर 85.90 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मेरे को लगता है इसी के रेंज पे ये घूमता रहना चाहिए अभी फिलहाल कुछ दिन तक। जी मैम। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई सोने चांदी की और मेटल्स की, लेकिन कच्चा तेल भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि थर्सडे को हमने कच्चे तेल में 3% का इजाफा आते हुए देखा था और उसके बाद आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर है। वेल एक्चुअली पिछले हफ्ते यूएस और ईरान, यूएस ने ईरान पे रिस्ट्रिक्शंस डालने की बात की थी, सैंक्शंस डालने की बात की थी, और सैटरडे को जिस तरह का बयान आया उसमें ये आया कि यूएस और ईरान इस हफ्ते यहाँ पर न्यूक्लियर डील का फ्रेमवर्क बना सकते हैं। तो क्लियरली जो प्रीमियम हमने पिछले हफ्ते आता हुआ देखा था वो आज पूरी तरफ से यहाँ पर गायब होता हुआ नजर आया है। विकास, कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑन चार्ट्स नाउ? हाँ मैम, क्रूड ऑयल मेरे को वीक लगता है। जो नीचे 4800 ऑड लेवल से जो बाउंस बैक आया था, जो 50% का एक रिट्रेसमेंट देखने मिला था फॉल का, वो हो चुका है। ऊपर 5550 एंड 5620 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लस्टर है। मेरे को लगता है कि सेल ऑन राइज रहेगा जब तक 5620 के ऊपर क्रूड ऑयल क्लोजिंग नहीं देता है डेली बेसिस पे, तब तक मंदी के संकेत रहेंगे। तो 5450 5500 तक बेचना चाहिए, 5620 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लोअर एंड पे 5100 एंड 5000 के टारगेट्स वापस देखने के लिए मिल सकते हैं। 65 और 70 के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि कच्चा तेल यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। वंदना, आपको भी लगता है कि कोई भी रैली यहाँ पर बेचने में ही काम करना चाहिए?
जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि $55 का जो करंट इसने लगाया था लोअर साइड, वही इसका न्यू बेस बनेगा और लोअर हाईज लोअर लोज हम बनता हुआ देख सकते हैं क्रूड ऑयल में। तो मेरे ख्याल से अल्टीमेटली थोड़ा हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म जाएंगे तो 4800 मुझे लग रहा है कि पैनिक सिचुएशन में यहाँ पे क्रूड ऑयल आ सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि 5200 से लेके 5150 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और वहां तक ये कमोडिटी कमजोर होके आ सकती है। विकास, नेचुरल गैस के प्राइसेस कैसे देखेंगे आप? हाँ मैम, नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा करेक्शन हमें 353 के ऑड लेवल से देखने के लिए मिला है। एंड ये कहीं ना कहीं 268 270 के पास कूल ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है। वीकली चार्ट और डेली चार्ट में दोनों पे यहीं पे प्राइस एक्शंस और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ साथ 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो एक से दो ट्रेडिंग सेशन देखना होगा कि इस सपोर्ट का अगर होल्ड कर जाता है नेचुरल गैस, तो मेरे को लगता है कि 260 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और हाई रेंज पे 298 एंड 305 तक मूव कर सकता है। बट वहीं कहीं अगर ये 260 के सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है, तो फिर नीचे लोअर लेवल पे 245 के सपोर्ट तक भी फिसल सकता है। जी मैम। ऑलराइट, ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज़ की, और हम सोने में जाते जाते एक बार फिर से यहाँ पर लौटेंगे क्योंकि काफ़ी चॉपीनेस वहाँ पर अभी भी लगातार बनती हुई नजर आई है। लेकिन उससे पहले एक एग्री मार्केट्स का जायजा ले लेते हैं। एंड वंदना, कैसे देखेंगी स्पाइसेस से शुरुआत अगर करें तो? मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में ज्यादा मूव है और इस बार स्पाइसेस में काफी दिनों से जीरा और टर्मरिक ने काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिया है। एक करेक्शन आता हुआ हम लोगों ने देखा था, लेकिन फिर से जो बाइंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो 24,235 के करीब यहाँ पे जीरा में बाइंग की सलाह रहेगी। 24,800 टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,000 का। ये एक पोजिशनल कॉल यहाँ पे है। दूसरा मुझे लग रहा है कि इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा हम देखें तो कोरिएंडर में एक सेलिंग प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 7620 पे सेलिंग रिकमेंडेशन है। इसका टारगेट होगा 7580 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 7640 का। कॉटन को कैसे देखती हैं आप, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरावट के साथ कारोबार है अगर इस साल की यहाँ पर बात की जाए? वही हाल चीनी का है जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे थे। रबर में अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। सोयाबीन अगर छोड़ दें तो पाम तेल में भी यहाँ पर गिरावट 2025 में अब तक दर्ज की गई है। तो खाने के तेल, कॉटन, कैस्टर कैसे देखती हैं? मुझे कैस्टर यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो प्रोडक्शन कम है वो से सेफ गार्ड करके चल रहा है प्राइसेस को, और यहाँ पे हर डाउन साइड पे हम लोगों ने एक अच्छा मूव आता हुआ देखा है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी 6300 के करीब बाइंग करनी चाहिए। जो इस बार का टारगेट होगा शॉर्ट टर्म वो 6550 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6200 का। और मुझे कॉटन काउंटर में इसकी डेरिवेटिव है कॉटन ऑयल सीड केक, वो मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और इसमें काफी स्ट्रेंथ आई है। आज के दिन भी हम लोगों ने अच्छा खासा स्ट्रेंथ आता हुआ देखा है। इसमें मुझे लग रहा है कि कॉटन से बढ़ के ये कमोडिटी यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए, 3100 का टारगेट रखना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस से भी बाय करें। और इसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 2920 के करीब का। तो वेल, एग्री स्पेस में ये यहाँ पर टारगेट्स हैं। लेकिन जिस तरह के सवाल वंदना एंड विकास हम दोनों को अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि ये शो जारी है, वो सिर्फ सोने को लेकर हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हम जाते जाते यहाँ पर सोने पर फिर से बात करेंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि वो लें या बेचें या साइडलाइंस में खड़े हुए इन्वेस्टमेंट करें तो कितने सालों के हिसाब से करें। अगर इतना ऊपर गया है तो मुनाफा वसूली जब देगा तो वो कहाँ पर आ सकती है, क्या उनके लेवल्स के नीचे है, और अगले 3 4 5 साल का अब नजरिया कैसा है? क्योंकि जिस तरह की मूवमेंट है हमने हमेशा देखा है कि $700-800 की जो वन वे रैली यहाँ पर सोने में आई है, उसके बाद मुनाफा वसूली भी कई बार बहुत अच्छी आती है। आगे अक्षय तृतीया है, फेस्टिवल्स हैं, लोगों की शादियां हैं, तो सारे के सारे सवाल बेसिकली सोने की तरफ से यहाँ पर आते हुए। विकास, आप पहले आपसे जानना चाहेंगे एक नियर टर्म, लॉन्गर टर्म, और अगर उससे भी लॉन्गर टर्म यानी कि 3 से 5 साल का भी यहाँ पर अगर चार्ट्स पे सोना दिखता है तो किस तरह की प्राइस रेंजेस नजर आती हैं? जी मैम, डेफिनेटली मैम। देखिए, लॉन्गर टर्म पे अगर 5 साल की व्यू की बात करूँ तो प्रीशियस मेटल इज ऑलवेज अ सेफ बेट कि आप इसको रख सकते हैं। और इंडिया में तो समझिए कि मैम गोल्ड का जो ज्वेलरी परचेज होता है फिर तो ये हमारे गृहिणी के लॉकर पे ही जाता है, फिर वो निकलता नहीं है ताकि उसका सर्कुलेशन रुके रहते हैं। तो डिमांड तो हमेशा ही रहता है। थोड़ा सा भी डीप आएगा तो अभी फेस्टिव सीजन में हमें गोल्ड पे फिर से बाइंग देखने मिलेगा। तो 5 साल के नजरिए पे जो मैं गोल्ड के टारगेट रख रहा हूँ 1,10,000 तक के करीब रख रहा हूँ, 1,10,000 से 1,20,000 के करीब पे। बिकॉज लास्ट साल 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, तो थोड़ा सा रिटर्न सबड्यूड रहेगा। बट अराउंड 1,10,000 से 1,20,000 के करीब का रिटर्न मेरे को लगता है 5 ईयर्स के हॉरिजन पे। अब अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ, कोई अगर लेना चाहता है और उनका नजरिया अगर साल 1.5 साल का री एंट्री करना चाहते हो तो डेफिनेटली प्राइसेस ओवर स्ट्रेच्ड है, ओवर बॉट है, करेक्शन का इंतजार करिए। मेरे को लगता है कि करेक्शन पे कहीं 91,500 एंड 90,000 का जो जोन है ये एक अच्छा जोन है। अगर यहाँ पे करेक्शन पे ये जोन मिलता है तो यहाँ से धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो रहेगा, जो ट्रेड कर रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करें, ट्रेडिंग बेट रखें। बट इन्वेस्टर्स के लिए 90,000 लेवल बहुत ल्यूक्रेटिव लेवल रहेगा। जी मैम।
वंदना, आप कैसे देखती हैं और क्या राय देंगी नियर टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्गर टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी? मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड जो सीलिंग है वो करीब करीब यहाँ पे 97,500 का रहेगा ऑन एमसीएक्स। डाउन साइड अगर मैक्सिमम डाउनफॉल आता है, कोई यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आ जाती है टॉक को लेके, तो 91,500 का रहेगा। ये शॉर्ट टर्म मेरा यहाँ पे व्यू है। थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि 88,000 89,000 एक बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 3 साल तक मुझे सोना लग रहा है कि करीब करीब यहाँ पे 115 से लेके 125 तक का 1 लाख सवा लाख तक का जो एक टारगेट है वो लेके ये कमोडिटी चल सकती है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि जो लोगों ने ईटीएफ में बाइंग की है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे, डेरिवेटिव्स वाले डेली बेसिस पे चर्न करे, अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करे, और जिन्होंने फिजिकल में लिया हुआ है वो यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करके चलिए। उसको बड़े जल्दबाजी में आपको यहाँ नहीं बेचना चाहिए। और आपने फिजिकल में इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है तो एटलीस्ट 50% इतने हायर साइड पे आप उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी 50% जो मैंने कहा कि 3500 3550 का भी व्यू बन रहा है 2025 के लिए, उसके लिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर चांदी लेना चाहें उनके लिए क्या राय है? बिकॉज इस तरह के भी सवाल यहाँ पर आ रहे हैं कि सोना नहीं लें, अगर चांदी ले लें, और शायद प्लैटिनम ले लें, क्यों? अगर सोना $3400 का है, प्लैटिनम $1000 पर आउंस का ही है, तो जो एक चीज़ एक समय पे प्रीमियम हुआ करती थी वो भी यहाँ पर डिस्काउंट में बिक रही है। वंदना, क्या कहेंगी? मुझे लग रहा है कि प्लैटिनम ये पूरा इंडस्ट्रियल यूजेस को देखते हुए ये कमोडिटी बढ़ती है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सालों तक, मनीषा आपको याद होगा, आप काफी ट्रैक करती हैं कि ये जी। गोल्ड से प्रीमियम पे ट्रेड होता था और ये फिर डिस्काउंट में आया और काफी दिनों से ये डिस्काउंट में है। तो फिलहाल मैं ये सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि क्या होता है कि काफी सब्सटीट्यूट भी आते हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स के, और फिर वहां पे हम लोगों ने ये लेड में होता हुआ देखा, हम लोगों ने निकल में होता हुआ यहाँ पे देखा है। तो मेरे ख्याल से मैं ये सलाह नहीं दूंगी अभी प्लैटिनम का। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिल्वर ऐसी कमोडिटी है और जो जिस तरीके से इसके इंडस्ट्रियल यूजेस हैं फोटोवोल्टाइक में, तो ये कमोडिटी मुझे प्रॉमिसिंग लग रही है। 2025 में थोड़ा सप्लाई साइड यहाँ पे स्मूथ हो रहा है, इसके बावजूद ये कमोडिटी ऊपर की तरफ जा सकती है। अपसाइड पोटेंशियल है $39 to $40 इंटरनेशनल मार्केट में। उसके हिसाब से अगर हम इंडियन मार्केट को देखें तो मुझे लग रहा है कि ईयर एंड ना सही 2026 तक एक बार हम लोग 1.25 लाख आता हुआ सिल्वर को देख सकते हैं। तो इसकी ईटीएफ बाइंग बड़े कम प्राइसेस पे होती है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है ये 100 रुपीज के अंदर में गोल्ड ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ लेना। तो जिस भी डिनोमिनेशन के साथ आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पे लीजिए, और सिल्वर में बेहतर रहेगा। और एक चीज और भी है, मानसून जब भी बढ़िया होता है, अब नॉर्मल मानसून की इस बार यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, तो उस पर फिजिकल बाइंग बड़ी अच्छी होती है रूरल इंडिया में। और मुझे लग रहा है कि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि गोल्ड महंगा है, सिल्वर सस्ता है, और मानसून अगर बढ़िया होता है तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल बाइंग इस बार इंडिया में काफी अच्छी रहेगी सिल्वर की। ऑल राइट, तो सोना एक्सपेंसिव है, वेल आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर आप रिटर्न्स चाहते हैं तो चांदी देखें। और जिस तरह से मॉनसून, रूरल इंडिया और एक एक सोने का हायर होने का जो फ़ायदा चांदी शायद उठाएगी, वहाँ पर हमें भी अपने पोर्टफोलियोज़ में फ़ायदा रह सकता है। बहुत शुक्रिया विकास, वंदना, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज़ भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।